अब पढ़ना है उन लोगों को सब इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। इसमें कौन है जैसे इथेनॉल। इथेनॉल को हम लोग इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इथाइल अल्कोहल अल्कोहल फैमिली का ये सेकेंड होमोलोग है। फर्स्ट कौन है? इथेनॉल। मिथेनॉल। मिथेनॉल। पहला मिथेनॉल है, दूसरा इथेनॉल है। फॉर्मूला की अगर बात की जाए, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH या CH3CH2OH, दोनों ही लिख सकते हैं। हाँ। इथेनॉल जो है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड अल्कोहल है। और इसलिए ज़्यादातर इसको अल्कोहल के नाम से ही जाना जाता है। अल्कोहल की एक डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, डिसइंफेक्टेंट होता है अल्कोहल। इसलिए अभी जो आप लोग जानते होंगे कि हैंड सैनिटाइजर्स जो होते हैं उनमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। अप्रॉक्स 70 to 80% के बीच में रहता है। क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो है डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। जर्मीसिडल होता है। एक होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक नहीं है ये जर्मीसिडल है, जर्म्स को मारता है। कोई प्रकार का अल्कोहल अगर है तो वो जर्मीसिडल प्रॉपर्टी शो करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए इथेनॉल की, तो ये एक कलरलेस लिक्विड होता है जिसका कि प्लीजेंट स्मेल, मीठा स्मेल होता है। कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल। अगर टेस्ट की बात की जाए, बर्निंग टेस्ट होता है। बर्निंग मतलब जलन, इससे जलन पैदा होता है, गले में जलता है ये। कुछ लोग कहेंगे तो पीता क्यों है आदमी, तो इसके आफ्टर बाद जो प्रॉपर्टी होती है उसके कारण। एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या है कि रूम टेम्परेचर पे ये इवापोरेट हो जाता है। जैसे कि सैनिटाइजर को हाथ पे रब करते हैं, तो रब करने तो क्या होता है, हाथ की गर्मी सोख करके वो उड़ जाता है, तो वोलेटाइल होता है अल्कोहल इस कारण से। बॉइलिंग पॉइंट इसकी 78 डिग्री सेंटीग्रेड या 351 केल्विन होती है, यानी लो बॉइलिंग पॉइंट, पानी से भी कम, 78 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली या 351 केल्विन। डेंसिटी की अगर बात करें तो ये पानी से भी हल्का होता है, लाइटर देन वाटर, पानी से भी हल्का होता है।
अल्कोहल जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। कोई रीजन बता सकता है वाई? वाई आर अल्कोहल्स वाटर सॉल्युबल? पानी में क्यों घुल जाते हैं अल्कोहल? देखिए इसके फॉर्मूला में लास्ट में क्या है, ये OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये OH ग्रुप जो है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है। इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण अल्कोहल जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहल आर वाटर सॉल्युबल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ही प्रेजेंस के कारण अल्कोहल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर अल्कोहल में या इथेनॉल में 5% पानी मिला दिया जाए, यानी 95% इथेनॉल है, 5% पानी है, तो यह कहलाएगा रेक्टिफाइड स्पिरिट। इथेनॉल containing 5% water is called rectified spirit। ये रेक्टिफाइड स्पिरिट जो होता है ये कमर्शियली यूज्ड अल्कोहल होता है। क्या होता है, कमर्शियली यूज्ड अल्कोहल होता है, इथेनॉल प्लस 5% वाटर। वहीं अगर बात किया जाए तो 100% इथेनॉल जो होता है ये एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। 100% अगर इथेनॉल होगा, प्योर इथेनॉल, 100% इथेनॉल का मतलब क्या होगा, इसमें और कोई चीज की मात्रा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल इथेनॉल है, यानी प्योर इथेनॉल है। तो प्योर इथेनॉल जो 100% इथेनॉल होता है उसकी मात्रा जो होती है 100%, ये कहलाता है एब्सोल्यूट अल्कोहल। एक और इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी अल्कोहल होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म करते हैं, इसलिए ये सभी जो हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। यही कारण है इनका कोई इफेक्ट लिटमस पर नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। फिजिकल प्रॉपर्टी बोलिए, क्लियर है? सर यूनिवर्सल इंडिकेटर पे इफेक्ट हुए? नहीं, जब लिटमस पे ही नहीं हो रहा है तो यूनिवर्सल पे क्या होगा, न्यूट्रल है। वाटर का तो होता है, क्या? वाटर का इफेक्ट तो तो सेम ही इफेक्ट यूनिवर्सल होगा। इंडिकेटर हाँ पे तो सेम ही होगा ना। इफेक्ट होगा ना, पीएच वैल्यू बताएगा 7, यही होगा न्यूट्रल। देखिए न्यूट्रल कंपाउंड है ना, न्यूट्रल कंपाउंड है हाँ ना, तो न्यूट्रल कंपाउंड का जो इफेक्ट होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, वही मेरे कहने मतलब यह था कि ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है तो ना एसिड की तरह बिहेव करता है ना ही बेस की तरह बिहेव करता है। मेरे कहने का यहाँ पर ये तात्पर्य था कि न्यूट्रल कंपाउंड जो होते हैं ना तो एसिडिक नेचर के होते हैं ना ही बेसिक नेचर के होते हैं। तो जैसे वाटर हो गया आपका, इसका पीएच लेवल 7 हो गया, पीएच वैल्यू 7 हो गया, वह जो भी कलर शो करेगा आपका पीएच स्केल के ऊपर, आई मीन यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर, ग्रीन कलर।
जो भी ग्रीन कलर शो करेगा, तो वही सेम कलर जो है आपका यह भी शो करेगा। क्लियर है? एक बार और समझा दे फिजिकल प्रॉपर्टी को कि क्लियर है फिजिकल प्रॉपर्टी? क्लियर है। किसी को दोबारा क्लियर समझना है। है? दोबारा किसी को समझना है? फिजिकल के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद एसिड। ये 5 तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है कि इथेनॉल इनमें इन 5 तरह से कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो देखिए, कंबजन की प्रॉपर्टी तो पहले बता चुके हैं, वही सेम रहेगा कि कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाएगा, हीट करेंगे, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर वेपर देगा और हीट एनर्जी देगा। थोड़ा सा लाइटो एनर्जी मिलता है, रोशनी होता है। इथेनॉल जब जलता है तो लॉट ऑफ हीट एनर्जी देता है, जलने के बाद हीट एनर्जी अधिक मिलती है। तो कंबजन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना। कंबजन का कोई खास बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है। कंबजन का मतलब है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस को जलाना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब अल्कोहल जलता है, खासतौर पर इथाइल अल्कोहल, तो लॉट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेवलप होती है, जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से क्या होता है, इथेनॉल एक एक्सीलेंट फ्यूल के रूप में देखा जा सकता है इसको। यही कारण है कि कुछ पेट्रोल के साथ कुछ मात्रा अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का मिलाया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, ताकि पेट्रोल की इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। ब्राजील वगैरह जो वेस्टर्न कंट्री सब हैं, वहाँ पर ब्लेंडेड इथेनॉल मिलता है। अपने यहाँ भी बहुत समय मिलता है, कभी कभी कोई कोई एजेंसी देती है ब्लेंडेड इथेनॉल। ब्लेंडेड इथेनॉल का मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट जो है इथेनॉल का या इथाइल अल्कोहल का, उसको मिला दिया जाता है कि सब पेट्रोल के साथ। इसको कहा जाता है एडिटिव इन पेट्रोल। और इसकी संख्या वेरी कर सकती है, कहीं पर कुछ अमाउंट मिलाया जा सकता है, कहीं पर कुछ अधिक अमाउंट मिलाया जा सकता है, कहीं पर 10% मिलाया जा सकता है, कहीं पर सर इससे डिफरेंस क्या 5%। आता है पेट्रोल में? उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। अच्छा। इफिशियंसी पेट्रोल की बढ़ जाती है। अगर और कहा जाए आपके, तो माइलेज गाड़ी का बढ़ जाएगा, ऐसा समझिए, ताकत बढ़ जाएगा। पेट्रोल का काम क्या होता है, पेट्रोल जो है कंबजन चेंबर में जब जाता है, ये चेंबर जो होता है आपका इंजन के अंदर, वहां पर पिस्टन जो है मूव करते रहता है हमेशा अप एंड डाउन। तो नॉकिंग होती है वहां पर जब लिक्विड जो है, लिक्विड फ्यूल जब वहां से एंटर करता है पाइप के थ्रू गैस चेंबर में, तो नॉकिंग होता है, ये पेट्रोल फट जाता है, मतलब इसकी बूंद जो होती है ये फटती है, मतलब ब्लास्ट होता है, बहुत तेजी ब्लास्ट होता है। क्योंकि इसमें जो आपका कार्बोरेटर से होकर के जो पास करता है स्पार्क वगैरह, तो वो स्पार्क यहाँ पर जाकर के इसको क्या करता है, इनलाइट करता है। तो ये बूंद जो है, मैं सोचिए वो ड्रॉप जो है फट जाता है, और इसके कंप्रेसर के चारों साइड जो वॉल होता है, उस वॉल के ऊपर दबाव बनाता है, बहुत तेज दबाव बनाता है। तो उस प्रेशर के ही कारण जो है ये पिस्टन जो है अप एंड डाउन मूव करता है। और इस पिस्टन के साथ शाफ्ट लगा होता है, उस शाफ्ट के साथ आपका गाड़ी का व्हील जुड़ा होता है, तो उस या चेन के माध्यम से व्हील जुड़ा रहता है, तो इसके मूवमेंट के कारण आपका गाड़ी भी मूव करता है। तो यही जो नॉकिंग होती है पेट्रोल की, जब ब्लेंडेड इथेनॉल से मिला दिया जाता है, तो ये प्रेशर जो वॉल्स पर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वॉल पे पड़ता है। इस वजह से ये इसका जो कंटिन्यूएशन है या रोटेशन जो है, एक बार में मना राउंड जो है वो 1 मिनट में पहले जितना राउंड था उससे अधिक हो जाता है। इस कारण आपका व्हील का जो रोटेशन है वो रोटेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, स्पीड घट जाती है, मना आपका पेट्रोल की खपत घट जाती है। ये आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह लीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा, सब पता जाता है, पढ़ाया जाता है।
तो एडिटिव के रूप में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, एज एन एडिटिव टू पेट्रोल। किसका इस्तेमाल किया जाता है? इथाइल अल्कोहल का, इथेनॉल का। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है, क्योंकि जब इसको हवा के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है। जलने के बाद इथेनॉल किसी भी तरह का हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन भी कम प्रोड्यूस करता है, इसलिए भी इसको पेट्रोल के में एडिटिव के रूप में अपनाया जा सकता है। बनता कैसे है? तो लार्ज स्केल में इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है शुगर केन क्रॉप से। शुगर केन क्रॉप, समझते हैं शुगर केन क्रॉप को? गन्ना, गन्ना जो होता है, तो गन्ना का क्या किया जाता है, गन्ना से चीनी बनाया जाता है क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा। शुगर केन से क्या बनाया जाता है? शुगर, बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब शुगर बन के निकल जाता है, हालांकि एक बात जानिए, प्योर शुगर जो होता है ना, जो इससे बनता है, ये समथिंग येलोइश होता है, व्हाइट नहीं होता है, ठीक है। फिर इसको बोन वगैरह से और केमिकल से जो है साफ किया जाता है, फिर इसके बाद फिर ये व्हाइट होता है शुगर। तो शुगर जो है, माना कि जो बनता है डायरेक्टली ऑर्गेनिक शुगर जो बनता है आपका शुगर केन से बनता है जो शुगर, वो व्हाइट कलर का नहीं होता है। इस बात को आप लोग जान लीजिए कि चीनी का रंग जो है उजला नहीं होता है, इसको केमिकल प्रोसेस के द्वारा व्हाइट किया जाता है, बार बार फिल्ट्रेशन करके, और बहुत मेथड से इसको व्हाइट कलर का किया था। एनिमल बोन का पहले इस्तेमाल होता था शुगर को साफ करने में, जानवरों की हड्डी का। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से क्या हुआ, शुगर बना लिया गया। अब शुगर बनने के बाद जो बच गया वो डार्क ब्राउन लिक्विड रहता था, थिक डार्क ब्राउन लिक्विड, थिक डार्क ब्राउन लिक्विड, ये बच जाता था। शुगर बन गया क्रिस्टलाइजेशन करके, बच गया क्या आपके पास में, थिक डार्क ब्राउन लिक्विड, यानी गाढ़ा भूरे रंग का जो है लिक्विड बच जाता था। इसको कहते थे मोलासेस, या कहते हैं मोलासेस, ठीक है। मोलासेस जो है गुड़ का ही एक प्रकार होता है, इसको छोया गुड़ हिंदी में कहा जाता है। इसमें अभी 30% कौन गुड़? छोया गुड़ कहते हैं इसे हिंदी में, छोया गुड़, पापा से पूछिएगा वो बताएंगे। इसमें अभी भी 30% शुगर की मात्रा मौजूद होती है। शुगर निकाल लेने के बाद भी 30% शुगर जो है इसमें अभी भी बचा हुआ रहता है। अब इस मोलासेस का फर्मेंटेशन कराया जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ईस्ट के प्रेजेंस में मोलासेस का फर्मेंटेशन कराया जाता है। तो यहां से बनता है C2H5OH इथेनॉल। हम जो लाइव प्रोसेस पढ़ाए थे ना लाइव प्रोसेस, बोलिए ना। लाइव प्रोसेस में 2 तरह का रिस्पिरेशन बताए थे। हाँ बताए थे। कौन कौन सा था? एरोबिक, और एक एनएरोबिक। अनएरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या होता था? ग्लूकोज और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एनर्जी होता था एटीपी के फॉर्म में जो एरोबिक रिस्पिरेशन का तो पायरुवेट न बनेगा। हाँ पहले पायरुवेट बनेगा, उसके बाद फिर टूट के ग्लूकोज बनेगा, कार्बन अरे डाइऑक्साइड नहीं जी, बनेगा और पायरुवेट, एनर्जी में।
पायरुवेट जो है 6 कार्बन कंपाउंड होता है, सॉरी 3 कार्बन कंपाउंड होता है और हाँ 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज ना टूट के पायरुवेट में बदलेगा, उल्टा प्रक्रिया आप बता रहे हैं। हाँ, और उसके बाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ। वाटर तब एनर्जी रिलीज होगा। तो क्या होता है एरोबिक रिस्पिरेशन में होता क्या, यही तो ग्लूकोज ही तो टूटता है साइटोप्लाज्म में। हाँ, अब क्या प्रोड्यूस करता है, 3 कार्बन पाइरुवेट। कंपाउंड, हाँ पायरुवेट प्रोड्यूस करता है, पायरुवेट, और सम काइंड ऑफ एनर्जी भी इसमें मिलती है। अब पायरुवेट फिर फर्दर टूटता है आपका कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। हाँ, क्या जी प्रियांशु कुमार, ये तो पढ़े हैं चैप्टर आप भी, लाइफ प्रोसेस। साइटोप्लाज्म में तब कौन टूटता है? क्या बोले, साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज टूटता है सॉरी हाँ पाइरुवेट ग्लूकोज से। टूटता है, पायरुवेट का ग्लूकोज टूटता है, C6H12O6 ग्लूकोज हुआ, ये टूटेगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में, टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C3, और जो भी उसका हो 3 कार्बन चेन का पायरुवेट में बदलेगा। और ये पायरुवेट फिर कहाँ टूटेगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये टूट के क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वाटर और 38 एटीपी 38 एटीपी एनर्जी। एनर्जी। तो ये आपका एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जहां ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को। और एक क्या होता है, एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट जो बनता है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है, इथेनॉल। कहां फॉर्म करता है, इंसान ह्यूमन में कहां होता है एनएरोबिक रिस्पिरेशन, मसल्स में। जो क्रैम्प आते हैं मसल्स में, तो वहां होता है ना लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और ईस्ट वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, या ईस्ट जनरली जो होते हैं, वो जब फर्मेंटेट करते हैं एनरोबिक रिस्पिरेशन के द्वारा, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। ये चीज पढ़े थे ना वहां पर। ये है। देखिए अब इसको यहाँ पर रिलेट कर देते हैं। साइंस क्या है, साइंस ये रिलेशन का चीज है, एक चीज दूसरे से रिलेट हो जाती है, बस पढ़े हुए हो तो। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, शुगर फर्मेंटेट हो रहा है, किसके प्रेजेंस में, ईस्ट के प्रेजेंस में। शुगर क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना। शुगर टूटेगा तब आई थिंक जो है ग्लूकोज देगा, उसके बाद फिर ग्लूकोज टूटेगा तब पायरुवेट मिलेगा। तो शुगर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सबस्टांस है, तो शुगर को तोड़ने के लिए ईस्ट को बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब वो तोड़ करके क्या देता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल देता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है लार्ज स्केल पर, तो आप बताएं कि शुगर केन के क्रॉप के द्वारा होता है लार्ज स्केल पर। शुगर केन क्रॉप से पहले क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया से शुगर को निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो शुगर निकालने के बाद जो थिक डार्क ब्राउन लिक्विड बच जाता है, उसको क्या कहते हैं, मोलासेस कहते हैं। उस मोलासेस में फिर भी कितना होता है, 30% शुगर होता है। इस 30% शुगर वाले मोलासेस को फिर फर्मेंटेट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, तो फिर वहां से मिलता है इथाइल अल्कोहल। ये प्रक्रिया है इसके फॉर्मेशन का। अब फिर इसका जो जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, समझ गए। कम वजन, कम वजन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना। कम वजन का मतलब होता है जलना। जब किसी चीज को जलाते हैं, समझिए कोई लकड़ी है, उसमें पेट्रोल डाल करके आग लगा दिए, उसमें तेल डीजल दे के किरासिन दे के आग लगा दिए, वो जलने लगा, ये हुआ कम वजन। ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके जल जाना कम वजन कहलाता है।
तो जब इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर वेपर बनाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब जो ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये अच्छा खासा मात्रा में होता है, सफिशिएंट अमाउंट, यानी कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। इसके कारण इसको जो है अच्छा फ्यूल माना जा सकता है और यही कारण है कि इसको पेट्रोल में एज एन एडिटिव यूज किया जाता है और वो क्या बन जाता है, ब्लेंडेड इथेनॉल बन जाता है। कब? जबकि इसको एडिटिव टू पेट्रोल यूज किया जाता है। हाँ जी, जिनका सवाल था समझ गए। हाँ। और उसके बाद बताए थे किस तरह से अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है लार्ज स्केल पे। तो वो शुगर केन क्रॉप से गन्ने को क्या किया जाता है, गन्ने से चीनी बनाया जाता है क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया से, और फिर उसके बाद जो उससे उसके बाद जो ठीक, मोलासेस हाँ, मोलासेस बचता है, बचता थिक है डाउन उसको ब्राउन लिक्विड, फर्मेंट कर दिया। ईस्ट के प्रेजेंस में वहाँ फर्मेंटेशन करा जाता है और उससे फिर मतलब वही कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल वगैरह बन जाता इथेनॉल है। बनाया जाता हाँ, है। कंबजन और ऑक्सीडेशन जो है बहुत हद तक इसका एक दूसरे से मिलता जुलता चीज होता है। कंबजन अगर बड़ा भाई है तो ऑक्सीडेशन सबसे छोटका भाई है, छोटा भी नहीं, सबसे छोटका भाई है। सबसे छोटा। हाँ, सबसे छोटा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन अगर कहिए तो कंट्रोल्ड कंबजन होता है। कंबजन को क्या किए, सीमित कर दिए, उसको सफिशिएंट अमाउंट, एकदम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम जलने के लिए इतना ही ऑक्सीजन देंगे। पहले क्या है, पहले तो कोई चीज जलाए तो पूरा ऑक्सीजन 21% इतना ऑक्सीजन है, पूरा ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं तब क्या है, यहाँ पर 21% ऑक्सीजन नहीं है, तब यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो जितना भी लिमिटेड सप्लाई हो रहा है उतना सा ऑक्सीजन। तो उस समय में जो यहाँ पर प्रक्रिया होगी, रिएक्शन होगा, वह कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और कंबजन जो है बहुत ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रक्रिया है। अभी दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों को हम बताएंगे, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। ठीक है, जैसे कंबजन का मतलब समझे ना कि ऑक्सीजन का जुटना, वैसे ही ऑक्सीडेशन का भी मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होता है। दोनों में फर्क यही होता है, पता है ना, कि कंबजन में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जबकि ऑक्सीडेशन में कंट्रोल्ड कंबजन होगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसके बारे में पहले आप लोगों को एक बार हम पढ़ा चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तो हमको ऑक्सीजन किसी चीज में जुड़वाना है तो उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा तब तो जुटेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रिएक्शन में, अ सबस्टेंस दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू अ कार्बन कंपाउंड या और इन अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन में जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है। ऑक्सीजन को कौन प्रोवाइड कराएगा, जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही देगा, सिंपल सी बात है। पार्टी कौन देगा, जिसके पास पैसा होगा, सीधी सी बात ही ना है। उधार तो खाता नहीं चलाता है कोई भी, जिसके पास पैसा नहीं हो तो इसे पार्टी नहीं देने वाला है। तो दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आप लोगों को बताते हैं। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका पोटासियम अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। और दूसरा है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट
सॉल्यूशन, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या होगा, KMnO4, ये क्या हो गया आपका पोटासियम परमैंगनेट अल्कलाइन, यानी इसमें एक अल्कली डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका हो जाएगा क्या अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। उसी तरह से अगर एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन की बात करें तो पोटासियम डाइक्रोमेट क्या होता है K2Cr2O7 और इसमें क्या जोड़ देंगे H2SO4। अब देखिए ऑक्सीजन कितना आना है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी कितना आना ऑक्सीजन है, आराम से ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा। तो ये दोनों ही दोनों क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। These are called strong oxidizing agent। समझ रहे हैं इस बात को? एक ऑक्सीजन होता है नेसेंट ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम जो होता है ना सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं, सिंगल ऑक्सीजन एटम जो होता है वो नेसेंट ऑक्सीजन कहलाता है। उसी तरह से होता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होगा, नेसेंट हाइड्रोजन होता है जो सिंगल हाइड्रोजन बनता है वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। तो कोई भी नेसेंट जो एटम होता है बहुत ज्यादा वेरी रिएक्टिव होता है और हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये बहुत ही जल्दी यूटिलाइज हो जाता है रिएक्शन में। बहुत स्पीडली जो है क्या होता है रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाता है और खत्म हो जाता है, कंबाइन कर जाता है दूसरे तीसरे के साथ। इतना समझ गए? अब हम लोग ऑक्सीडेशन का पार्ट करेंगे। अब समझते हैं ऑक्सीडेशन की पद्धति या ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया क्या होती है। ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने बता दिया है, ये क्या होता है कंट्रोल्ड कंबजन होता है। ऑक्सीडेशन कंट्रोल कंबजन होता है। तो इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल कहलाता है। इसमें क्या करेंगे नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कराएंगे, यानी ऑक्सीजन देंगे। यहां पर ऑक्सीजन कौन देगा, या तो इसमें अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करेंगे या एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से कोई एक चीज को देंगे इस सॉल्यूशन में, या तो अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, दोनों ही क्या करेगा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और क्या करेंगे इसको थोड़ा सा कर देंगे हीट, ये तीर देना सही नहीं है, और क्या करेंगे इसको हीट कर देंगे, थोड़ा सा थोड़ा गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होता है रिएक्शन में तेजी आ जाता है। क्या होगा सोचिए, एक ऑक्सीजन जाकर के यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा CH3COOH बन जाएगा और वाटर H2O रिलीज होगा। देखिए बढ़िया से, इसका नाम 2 कार्बन का एसिड इथेनोइक एसिड। एकदम ध्यान रखिएगा 11th पढ़ रहे हैं, ये 11th है समझिए एक तरह से। ये पॉइंट यहां पर क्या हुआ अल्कोहल था, ये ऑक्सीडाइज हो गया किसमें एसिड में। अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है किसमें एसिड में, कब जबकि अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट देकर इसको हीट करते हैं
दो चीज हम बताए आप लोगों को, दोनों चीज 11th में सेम हूबहू पढ़ना है। एक तो वो निकेल पैलेडियम वाला रिएक्शन जिसमें कि अल्कीन से अल्केन बन रहा था, और दूसरा रिएक्शन ये अल्कोहल से क्या बन रहा है, एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जा रहा है किसमें, एसिड में। तो 2 कार्बन का अल्कोहल 2 कार्बन के एसिड में परिवर्तित हो गया, यानी कि इथेनॉल जो था क्या बन गया, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। कब बन गया, जब इसके ऊपर हमने क्या डाला, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट, और क्या किया, हीट कर दिया। तो बोलिए कोई परेशानी इसमें? नहीं। अब इसका रिएक्शन किस तरह से हम लोग कैरिड करते हैं इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है, किस प्रकार से पोटासियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, पोटासियम परमैंगनेट बनाते हैं। ये लेक्चर 1 जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को, या लेक्चर 2 जो पढ़ाए थे, उन दोनों में किसी एक लेक्चर में ये चीज बताए थे कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है 5% एक्वा सॉल्यूशन लेंगे पोटासियम परमैंगनेट का, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएंगे इथेनॉल में। ये जो इथेनॉल था हमारा C2H5OH, यही इथेनॉल है। इसमें क्या करेंगे, 5% लेंगे एक्वा सॉल्यूशन किसका, पोटासियम परमैंगनेट का, KMnO4, कौन सा, अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट का, किसके द्वारा, पिपेट के द्वारा, और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें मिलाते हुए चले जाएंगे तब तक जब तक कि कलर इसका चेंज नहीं होता है। पर्पल कलर जो होगा पोटासियम परमैंगनेट का, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा, जबकि वो कंज्यूम होने लगेगा। हम लोग जानते हैं पोटासियम परमैंगनेट कैसा कलर का होता है, पर्पल रंग का होता है। तो जब इसे मिलाते चले जाएंगे तो क्या होगा, इसका धीरे धीरे करके कलर समाप्त हो जाएगा, पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो समझ जाएंगे कि ये थोड़ा सा गर्म करते रहेंगे इसके साथ में ही। गर्म कैसे करेंगे, डायरेक्ट गर्म बना, आग लगा देंगे नीचे से। गर्म करने का तरीका होता है, इन ये सब जो लिक्विड्स होते हैं वोलेटाइल फ्लेमेबल होते हैं, इसको वाटर बाथ में गर्म किया जाता है। यानी एक कंटेनर लिए, उसको गर्म कर रहे हैं, उसमें पानी डाला हुआ है, उसके ऊपर इस कंटेनर को रखेंगे जिसमें क्या हमारा इथेनॉल है। तो इसके गर्मी से इसको गर्मी मिलेगा, इन्हें किसी डायरेक्ट दे देंगे, आग जल उल के समाप्त हो जाएगा। वैसे नहीं गर्म करते हैं, इस तरह से वार्मथ देते हैं। ये यहाँ पर हीट एनर्जी दे रहे हैं, इस हीट एनर्जी देने का स्पेसिफिक तरीका है। समझ रहे हैं बात को? अब इससे जो बना हमारा एसिड ही है, कैसे पता करेंगे बताइए? बोलिए। अरे लिटमस पेपर से चेक। हाँ, लिटमस पेपर से चेक करेंगे। एसिड है तो लिटमस पेपर को चेंज करेगा ना। कौन सा लिटमस पेपर को क्या बनाएगा? ब्लू को रेड में। ब्लू को रेड में चेंज करेगा, बस। बताइए ऑक्सीडेशन में कहीं कोई दिक्कत आया, कुछ समझना है या इसको मिटाया जाए? अब क्या है हमारा रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत आसान चीज है, सोडियम मेटल जब डालते हैं, सोडियम मेटल को जब डालते हैं कहाँ, इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है, C2H5OH होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। इसमें क्या डाल रहे हैं, सोडियम मेटल Na। और इम्पोर्टेंट भी है, आसान भी है, प्लस में साथ में क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। जब इसको डालते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ठीक है, ये कैसे टूटता है, ये टूटता है C2H5O-H+, ऐसे टूटता है। और सोडियम क्या होता है, यहाँ पर Na+ होता है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि सोडियम जानते हैं हम लोग पढ़े हैं वहाँ आयनिक कंपाउंड में कि सोडियम जो होता है वो डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, क्योंकि रिएक्टिविटी से इसमें ऊपर होता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा करके उसके प्लेस पे चला जाता है, और ये बनाता है C2H5O-Na+। ठीक है, और साथ में क्या लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है।
रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, और आसान भी है। C2H5OH यानी कि इथाइल अल्कोहल के साथ जब सोडियम को रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। ध्यान दीजिएगा, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथेनोएट, इसके बाद बताएंगे सोडियम इथेनोएट। तो वहां पर COO माइनस Na+ आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सोडियम इथॉक्साइड C2H5O माइनस Na+, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया है। कब, जबकि सोडियम मेटल को डाले किसमें, अल्कोहल में, C2H5OH अल्कोहल के अंदर। ये मान लीजिए ये ऐसे जार है, इस जार में क्या है, C2H5OH भरा हुआ है। इसमें क्या किए, एक सोडियम का टुकड़ा डाल दिए, इसे सोडियम टुकड़ा से डिप कर दिए। क्या हुआ इससे, यहाँ क्या क्या बना, इसमें इसके अंदर बना C2H5O माइनस और Na+, है ना। और क्या हुआ इससे, हाइड्रोजन गैस निकला, H2 गैस, जो क्या देगा, पॉप साउंड देगा। तो यदि किसी अल्कोहल में चेक करना हो कि कोई अल्कोहल है कि नहीं है, मान लेते हैं कोई ये चीज है, इसको चेक करना है हमको कि ये अल्कोहल है कि नहीं है, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हैं, सोडियम मेटल से चेक कर सकते हैं। सोडियम मेटल को इसमें डाल देंगे, इसको बंद कर देंगे इस तरह से, सोडियम मेटल को इसके अंदर डाल देंगे, इससे जो गैस निकल रहा है उसको ले जाकर के आग के पास चेक कर लेंगे कि यदि वो पॉप साउंड देता है, इसका मतलब है क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अल्कोहल। आपको यद्यपि कह दिया है कि इसमें क्या है, कोई कार्बन कंपाउंड है। अगर उस कार्बन कंपाउंड में हम सोडियम मेटल को डाल रहे हैं, उससे गैस निकल रहा है, उस गैस को हम लोग टेस्ट कर ले पॉप साउंड के लिए, अगर वो पॉप साउंड दे दे, यानी वो गैस कौन सा है, हाइड्रोजन गैस है, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यानी हमारा क्या था, वो अल्कोहल था जिसमें हमने सोडियम को डाला था। इसलिए रिएक्शन विद सोडियम मेटल इज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई अल्कोहल। तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल इज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई अल्कोहल। बोलिए, क्लियर है चीज। सर, जितने भी अल्कोहल, सारे जो है हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन तो रहता है ना। हाँ जी, तो फिर ये एक स्पेसिफिक टेस्ट सिर्फ अल्कोहल ग्रुप के लिए ही जी है। जी बिल्कुल, यहाँ लिखे हम टू आइडेंटिफाई अल्कोहल। देखिए, हाइड्रोजन का होना और हाइड्रोजन का लिबरेट होना दोनों में फर्क है, बात समझ रहे हैं। याद कीजिए, एसिड जब पढ़ाए थे उसमें बताए थे, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हाँ फॉर्मूला C6H12O6, है ना। हाँ इसमें हाइड्रोजन तो है, लेकिन ये है। एसिडिक प्रॉपर्टी को तो शो नहीं करता है। नहीं। नहीं, क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन के रूप में नहीं डिसोसिएट होता है, या हाइड्रोनियम आयन के रूप में डिसोसिएट नहीं होता है। तो जब तक हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो रहा है तब तक की बात नहीं कर रहे हम, हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है की बात नहीं हो रही है, हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है इसकी बात हो रही है, कि जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है उसको टेस्ट किए तो पॉप साउंड दिया, यानी कि लिबरेशन हाइड्रोजन का किससे हो रहा है, अल्कोहल से हो रहा है। यह बात मैंने कहा यहाँ पर। मतलब है कि अगर एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें अगर हम सोडियम मेटल डाल रहे हैं और अगर उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है, तो जो कंपाउंड था वो अल्कोहल था, राइट। हाँ, मान लीजिए ये बात। चलिए, और किसी को दिक्कत है, बोलिए। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है, ऐसे नॉर्मली क्या मतलब होता है डिहाइड्रेशन का, ऐसा मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। हम लोग के शरीर में भी कभी कभी क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, वाटर का क्षय हो जाता है, धूप उप में खड़ा रहे बहुत समय तक तो लॉस ऑफ वाटर हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है, डिहाइड्रेशन कहा जाता है, यानी कि पानी की कमी, या लूज ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन कहलाता है। जब इथेनॉल को हम लोग एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 170 डिग्री पर ट्रीट करते हैं तो उसमें से अल्कोहल हट जाता है।
आई मीन वाटर हट जाता है, अल्कोहल बोलकर वाटर हट जाता है उसमें। जब C2H5OH यानी हमारा क्या है, इथेनॉल है, इस पर क्या डाल रहे हैं, कॉन्क H2SO4 डाल रहे हैं और हीट कर रहे हैं कितने टेम्परेचर पर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। तो क्या हो जाएगा, इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो फिर इथीन बचेगा। निश्चित रूप से वाटर रिलीज हो जाएगा, क्या बचेगा, इथीन बचेगा। ये आपका यही तो है इथीन। यह प्रोसेस डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। यहां पर क्या हुआ, अल्कोहल था हमारे पास, अल्कोहल से हमने क्या बनाया, अल्काइल, अल्कीन, सॉरी अल्कीन। तो देखिए यदि हमको किसी अल्केन से अल्कीन बनाना हो तो अल्केन से अल्कोहल बना लेंगे, अल्कोहल से डिहाइड्रेशन करा करके यहां पर आराम से इथीन बना लेंगे। आसान प्रक्रिया है। तो दोनों प्रक्रिया आप लोग समझ गए, डिहाइड्रेशन समझ गए। क्या करना है, अल्कोहल पे कॉन्क H2SO4 डालना है और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट करना है। इसमें से HO और इधर से H लेकर के ये रिमूव हो जाएगा, H2O बना लेगा और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन रह जाएगा, अल्कीन रह जाएगा। बोलिए, समझ गए इस चीज को, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा हुआ, कॉन्क H2SO4। ये क्या हुआ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट हुआ। तो डिहाइड्रेशन भी कंप्लीट हो गया। बोलिए, इथेनॉल पर कॉन्क H2SO4 डालेंगे, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में और वाटर मॉलिक्यूल दे देगा। 2 कार्बन का इथेनॉल था तो 2 कार्बन का ही इथीन बना, यानी अल्कीन बना। 2 कार्बन का अल्कोहल 2 कार्बन का अल्कीन बनाएगा और वाटर निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाएगा डिहाइड्रेशन। पांचवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रेशन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी पांचवा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ एसिड। अल्कोहल हमारा है C2H5OH, इसके साथ एक एसिड ले लेंगे CH3COOH, CH3COH ले लेंगे और इस पर क्या करेंगे, कॉन्क H2SO4 डाल देंगे। क्या डाल दिए, कॉन्क H2SO4। क्या होगा, CH3CO C2H5, ये बन जाएगा CH3COO C2H5। अरे देख लीजिए बढ़िया से, पहले एसिड वाला लिखाया, उसके बाद अल्कोहल का लिखाया और उधर H2O। यहाँ से OH हटा, यहाँ से H, ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा, H2O बना देगा। H2O क्यों बना देगा, अभी पढ़ा है आपको रिएक्शन, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसीलिए क्योंकि हम कॉन्क H2SO4 डाल रहे हैं। कॉन्क H2SO4 क्या करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। थोड़ा सा इसको हीट कर देंगे, हल्का वार्म हीट, तो ये यहाँ से OH, यहाँ से H, बिना H2SO4 के ये नहीं डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं होगा? ना, नहीं होगा, नहीं होगा, डालना जरूरी है। कॉन्क H2SO4 डालेंगे, हीट भी करेंगे, दोनों चीज जरूरी है। थोड़ा सा वार्म करेंगे तो यहाँ से OH, वार्म नहीं करेंगे तो धीरे धीरे रिएक्शन होगा लेकिन हो जाएगा। यहाँ से OH, यहाँ से H, ये दोनों मिल करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो यहाँ पर रह क्या जाएगा, यहाँ रह जाएगा CH3COO और यहाँ क्या बच जाएगा, C2H5। या C2H5 यहाँ जाकर के जुट जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा CH3COO C2H5।
और नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट। ये कैसा नाम है? ये नाम है एक नए ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप का, जिसका नाम है ईस्टर। ठीक है, या इसको जो है इथाइल एसीटेट के भी नाम जाना जाता है। यहां से इस नाम को तो 2 कार्बन का ईस्टर हुआ, ठीक है, इसलिए इसमें ATE लग गया, OATE, OAT। OAT ग्रुप जो लगा होता है यह ईस्टर में लगता है, OAT ग्रुप। तो यहां पर आपका इथाइल था और ये 2 कार्बन का ईस्टर इथानोएट हो गया। यहाँ मिथाइल रहेगा तो ये इथानोएट मिथाइल थोनेट हो जाए। जैसे आपको यहाँ लिखा रहे CH3 COO CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथानोएट। कार्बन गिनेंगे 1 और 1 2, इथेनोएट। या इसको कहा जाता है डाई मिथाइल क्या ईस्टर। समझ रहे हैं? अगर ऐसा रहे CH3 COO C3H7, क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपाइल इथानॉल। अब अब 1 2 3 प्रोपाइल प्रोपानॉल। इसको देखेंगे, ये हो गया प्रोपाइल। उसका ध्यान हम नहीं करेंगे। 1 2 3 कार्बन का COO यानी कि इथानोएट क्या हो जाएगा? इथानोएट कहते हैं ईस्टर, क्या हो जाएगा? प्रोपानॉल। प्रोपानोएट। नाम हो जाएगा प्रोपाइल प्रोपेनोएट। ये जो कंपाउंड है इसी को एस्टर बोलते हैं हम सभी लोग। ईस्टर हैं, सभी ईस्टर हैं। ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, ये भी ईस्टर है, सब ईस्टरे है। मतलब एस्टर एस्टर होता क्या है फंक्शनल जिसमें ग्रुप। अल्कोहल और कार्बन मतलब हाँ जो भी हाँ 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 एसिड है दोनों का मिक्सचर हाँ है। हाँ, बोल सकते हैं। मिक्सचर नहीं, उससे मिलकर बनता है। एसिड हम्म, और हाँ अल्कोहल जब वही रिएक्ट करता मतलब। है, अल्कोहल और एसिड जब रिएक्ट करता है तब बनता है ईस्टर। ईस्टर इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एन एसिड। यह जो ईस्टर होता है इसका स्मेल होता है स्वीट, इसलिए ईस्टर का उपयोग जो है परफ्यूम्स वगैरह में किया जाता है और बेकिंग में किया जाता है। वनीला एसेंस मिलता है बाजार में, कितना वो कर देगा, कितना पैसा हमें नहीं पता है, 25-30 ग्राम देता होगा। वनीला एसेंस बहुत अच्छा महकता है, बहुत स्वीटली महकता है और केक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वनीला एसेंस का। वनीला एसेंस में भी ईस्टर होता है, तो उसका फ्रूटी स्मेल कुछ जो है, मिठास जो है फ्रूट की जैसा उसका सुगंध होता है। तो ये हमारा ईस्टर था। थोड़ा सा ईस्टर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं 2-4। उसके पहले इस रिएक्शन का नाम बता दें आपको। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि अल्कोहल और एसिड मिलकर ईस्टर फॉर्म करते हैं, इस रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन। ध्यान रखिएगा, एक तो इसके रिवर्स में प्रोसेस पढ़ाएंगे। अगर आप उसका लोग को क्या नाम पढ़ना होगा होगा? तो उसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस हाँ, ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ यही ईस्टर। ना? ये हुआ स्ट्रिफिकेशन। स्ट्रिफिकेशन कौन सा प्रोसेस है? जिसमें कि अल्कोहल और एसिड मिलकर के ईस्टर फॉर्म करते हैं, ईस्टर बनाते हैं, स्ट्रिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। इसमें कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
जो रिवर्स होता है उसमें भी रिक्वायरमेंट होता है क्या उसका? किस चीज का? ये सल्फ्यूरिक एसिड का? ना, उसमें सिर्फ हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके। इसी का तो देखिए, स्टर जो है ना, स्टर पे हाँ। NaOH डाल देते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं, स्टर टूट जाता है और फिर अपना पेरेंट जो अल्कोहल था और एसिड था उसी में बदल जाता है। जैसे यही इथाइल इथेनॉइट है, इसी क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, थोड़ा सा NaOH डाल देते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हीट कर देते हैं, तो इससे फिर बन जाएगा आपका इथाइल। वेट, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। इसमें तब NaOH जो है हाँ वो कैटलिस्ट के हाँ रूप हाँ में हाँ, दिए हैं। देखिए यहाँ पर एसिड दिए थे ना, देखिए ऐसे समझिए, यहाँ एसिड दिए थे ना, इस प्रक्रिया को रिवर्स करना है तो बेस दे दिए, तो ऐसे समझिए। बेच देंगे। तो इस प्रोसेस हाँ का नाम क्या हो ठीक जाएगा, है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। उल्टा लिखे हम, इसको इधर लिखिएगा, उसको उधर लिखिएगा। एक चीज पूछे यार, हम्म। सिली सा क्वेश्चन है, पता नहीं सही भी क्या है या चीज का है? गलत भी है, आई डोंट नो। क्या? सर देख, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी व्हीकल नहीं चल पाएगा। व्हीकल हाँ, व्हीकल जो गाड़ी चलता है वो। नहीं चलेगा। अभी तो बताया आपको, क्रैकिंग होता है, नॉकिंग होता है जो, हम्म, तो क्रैकिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जो पेट्रोल होता है वो मिक्स होता है और जो स्पार्क प्लग लगा रहता है वो इसमें स्पार्क प्रोड्यूस करता है, यानी कि एक बिजली का बहुत छोटा सा एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी के फॉर्म में, स्पार्क के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के फॉर्म में। तो पेट्रोल ब्रेक डाउन करता है। कम्बज एक तरह से ये कहिए कि कंट्रोल्ड कम्बजन, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है पेट्रोल का, एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर चेम्बर में, व्हीकल के चेम्बर में। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं मतलब नहीं व्हीकल को चलने के लिए कंबशन प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं सुने, फिर से बोलिए। हम कह रहे थे कि व्हीकल को चलने के लिए कंबशन प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम्म, होता है। और बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं। नहीं होगा। हम्म, इसके लिए आपको, व्हीकल के लिए आपको जाना पड़ेगा, नॉकिंग की प्रक्रिया क्या होती है। ये मैकेनिकल एनर्जी का, सॉरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट हम लोग का था। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मेरा ट्रेड था, लेकिन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके BME करके एक सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर में कॉमन रहता है, तो उसमें हम लोग को पढ़ाया गया था इन सब चीज़ों के बारे में, किस तरह से जो है 4 सिलेंडर 2 सिलेंडर व्हीकल होता है, इसके सिलेंडर कितना काम है, तो उसमें हम लोग पढ़े, इसलिए जितना जानकारी था उतना बता दिया आपको, और ज़्यादा जानकारी के लिए, इंजन के लिए, फिर तो आपको मैकेनिकल इंजीनियर से भेंट करना पड़ेगा। आज तक हम लोग इसको यहीं एंड करते हैं। अब बच गया एसिड वाला पार्ट, फिर एसिड के यूज़, उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा स्टर का पार्ट, वही हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर तो करा ही थी यहीं पर, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टर फिर थोड़ा सा देख लेंगे वहाँ पर एक बार, और उसके बाद मिसेल फॉर्मेशन ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है 11th वाला में डाल देंगे, और इधर बाय फिर जो है कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करेंगे जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, बेस्पर थ्योरी, ये सब थ्योरी करके छोटा छोटा जो है टॉपिक्स भी आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, सॉरी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बीच में हम सोच रहे हैं कुछ कुछ डिफरेंशिएशन का ही पार्ट करा दें, उसके लिए फिर हमको प्रियांशु के लिए अलग थोड़ा समय निकालना होगा, देखेंगे उसके लिए। तो करते हैं फिर हम लोग इसको शेड्यूल करते हैं, कल सैटरडे है, नहीं होगा तो कल देखते हैं 11th के लिए कुछ टॉपिक का ये देखते हैं, कराएंगे, नहीं होगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, हैव नाइस डे।